हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं सीजीएल 2023 टीयर 1 में कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के पूछे गए थे, जिसमें ऐसे लिख के आया था चूज द या फिर सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। इस तरीके से आपको लिख के पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे और चारों में सेम सेंटेंस को अलग अलग तरीके से लिखा गया था। आपको बताना है था कि चारों ऑप्शंस में से ग्रामेटिकली करेक्ट जो सेंटेंस है वो किस ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, तो ये पिछले मुझे लगता है कि 1-2 साल से आ रहा है ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में या फिर सीएचएसएल में या फिर आप कह लो सीपीओ में, जिसमें भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन आ रहा है, ये बात फिक्स है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जैसे मैं मैथ्स की चैप्टर वाइज सोल्यूशन बनाता हूँ वैसे ही मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ इंग्लिश की चैप्टर वाइज सोल्यूशन बनाने की, बेसिकली स्पेशली सीजीएल टीयर 1 2023 की। तो अगर आप इसमें मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और आपका सपोर्ट मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर क्यों ना मैं तो फिर इंग्लिश के साथ साथ जीएस का भी सॉल्यूशन रेडी करने लग जाऊं। लेकिन बात यह है कि जहां मैं मैथ्स छोड़ के यानी कि मैथ्स तो कंटिन्यू रखता ही रखता हूं, उसके अलावा अगर मैं कोई और टॉपिक लेता हूं या फिर कोई और सब्जेक्ट लेता हूं तो आप लोग उस पर बिल्कुल उस तरीके से मतलब उसको सीरियसली नहीं लेते हो जैसे कि मैथ्स की वीडियो को लेते हो। तो मैं चाहूंगा, चूंकि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप क्यों नहीं मेहनत करना चाहते हैं भाई? फिर तैयारी ही क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, देखो जिनका इंग्लिश सही है वो तो नहीं देखें, इसमें टाइम वेस्ट ना करें। जो उनका सब्जेक्ट कमजोर है उसमें जाकर के ज्यादा टाइम लगाएं। ऐसे ही मैथ्स पे भी लागू होता है, जिनका मैथ्स अच्छा है वो मैथ्स पे क्यों उतना टाइम देगा? वो बाकी के कंपेयर में मैथ्स पे कम टाइम देगा और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वहां ज्यादा टाइम लगाएगा कोई भी व्यक्ति। ये सिंपल सी बात है। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है या फिर आप इंग्लिश में एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन जैसे आप मैथ्स देखते हैं वैसे इंग्लिश भी देखना चाहिए। ठीक है, और मैं अपने तरह के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा पाऊं, जैसे मैथ्स बताता हूं वैसे। और आई होप कि अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और फिर आप हमारे चैनल इनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आप मैथ्स के इंग्लिश के चैप्टर वाइज सोल्यूशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास की तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा इनके मैथ्स नंदू कुमार, उसे ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पीडीएफ आपको ग्रुप पर ही मिल जाएगा वहां पर। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। ठीक है, द सेकेंड जो ऑप्शन है हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन है द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। फिर है ये तो सेम चीज है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैज बीन वेटिंग फॉर, और ये है अ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज वेटिंग फॉर। सबसे पहले ये समझ लो, अगर आपने सिंटेक्स पढ़ा हो जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, तो इसमें एक आपने रूल पढ़ा होगा। रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ये अगर आपने पढ़ा है रूल तो आप इसको कर पाओगे। अच्छा, आपने एक ये भी पढ़ा होगा नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाला, एनपीएन वाला फॉर्मूला। एनपीएन मतलब नाउन प्रीपोजिशन नाउन। इस फॉर्मेट में अगर कभी भी सब्जेक्ट आता है तो जो फर्स्ट वाला नाउन है प्रीपोजिशन के पहले वाला, इसको हम ओरिजिनल सब्जेक्ट मानते हैं और वर्ब भी इसी के अनुसार हम अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंपटीशन लिखा है तो इस पूरे में सब्जेक्ट किसको मानेंगे? हम पार्टिसिपेंट्स को मानेंगे। और चूंकि पार्टिसिपेंट्स सब्जेक्ट है यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अपना वो प्लूरल हो गया पार्टिसिपेंट्स, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। और पहले ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पे इज लगा है जो कि गलत है, दूसरे में आर लगा है यानी कि वर्ब प्लूरल है, ये सही है। यहाँ हैज लगा है ये भी गलत है और यहाँ इज लगा है ये भी गलत है। यहाँ तो ए के साथ पार्टिसिपेंट्स आना ही नहीं चाहिए, यहाँ से भी गलत है। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज बोला गया है। पहला ऑप्शन है इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी। दूसरा है इट इज अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी। अच्छा देखो, ये एन पार्टी तो गलत ही हो गया तो इसको यहीं से गलत मान लेते हैं। इट इज पार्टी आई एम एंजॉइंग अ पार्टी, इट इज द पार्टी आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, ये भी गलत हो गया। अब इस दोनों में कौन सा सही है? देखो, इट इज अ नाइस पार्टी आई एम एंजॉइंग द पार्टी। एक बात आप समझो यहाँ पर, जब पहले हमें पहले सेंटेंस में पार्टी की चर्चा कर दी गई, ये वर्ड यहाँ पर लिखा गया है,
तो अगले सेंटेंस के लिए ये वर्ड तो जाना पहचाना हो गया, डेफिनेट हो गया, और यहाँ पर आर्टिकल भी डेफिनेट लगेगा। डेफिनेट इंडेफिनेट आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, इंडेफिनेट होता है ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। तो चूंकि ये वर्ड डेफिनेट है इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल भी डेफिनेट आएगा, यानी द सही है, और जहां पर यहाँ ए लगा है ये गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका देखो ए वाला सही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ए वाला जो ऑप्शन है वो 3 नंबर में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट को सही लगा के चल दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले में आपको बोला गया है द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सबसे पहले कि किसी के नाम के पहले हम जनरली द का यूज नहीं करते हैं। जब कंपेरिजन होता है उसके किसी क्वालिटी की, तब हम द की बात कर सकते हैं। जैसे यू आर लुकिंग लाइक सलमान खान, या फिर उसकी किसी क्वालिटी की अगर हम बात करें तब द हम यूज कर सकते हैं, उस पोस्ट की बात करें तो। ठीक है, लेकिन जनरली नाम के पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। इसमें कह रहा है कि सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये सही लग रहा है। सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल, आपने ये भी पढ़ा होगा कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री जब आता है, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके पहले हम द का यूज जरूर करते हैं। जैसे मान लो बेस्ट हो गया, या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, या ग्रेटेस्ट हो गया, या तो ऐसे जब भी ईएसटी लगा हो या किसी भी तरह से अगर सुपरलेटिव डिग्री लिखा गया है तो उसके पहले द यूज होता है। तो सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल गलत हो जाएगा। द सुप्रिया फिर से नाम के पहले द लग गया तो ये भी गलत हो गया। बेस्ट के पहले भी ए लगा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर बी सही है, और बी किस ऑप्शन में है? पहला। तो पहला ऑप्शन सही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन से। अब ये लिख किया तो ये यहाँ पर हो सकता है कि आप इसमें सही समझ जाओ लेकिन इसमें आंसर गलत करके आ जाओ। अगले में है इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म, ये यही गलत हो गया क्योंकि ओल्ड के पहले एन आएगा, अ तो आएगा नहीं। सेकंड में कह रहा है कि इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। थर्ड में है इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी, इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। अब यहां पर आप डेफिनेटली ये बात समझ पाओगे दोस्तों कि ओल्ड के पहले एन सही है बिल्कुल, तो ये सही होगा आपका। ओल्ड के पहले द भी सही हो सकता है, लेकिन कब? जब यूनिफॉर्म की बात पहले कभी चर्चा की गई हो। ठीक है, यानी कि इसको डेफिनेट बनाया गया हो, लेकिन ये पहली बार ही यूनिफॉर्म की चर्चा हो रही है कि इट इज द यूनिफॉर्म नहीं होगा, इट इज एन यूनिफॉर्म, सॉरी इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म होगा। इसमें तो है ही नहीं आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया है यहाँ पर? अच्छा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। ये इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट टेंस फॉर्म। यानी कि ये जो दिया गया है ये आपको प्रेजेंट टेंस में लिखा है, इसका पास्ट फॉर्म बताना है कौन सा सही है। तो पहले पास्ट ढूंढ ही लो। देखो जैसे ये पहले सेंटेंस पढ़ लो, द डिक्लेरेशन विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल। ठीक है, ये है सेंटेंस जो कि प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में चेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है द डिक्लेरेशंस विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस वर नॉट डिपेंडेबल। देखो सबसे पहले यहाँ पर कम जो वर्ड है ये आपका V1 है, और कम जो है वो V1 होने के कारण ये पूरी तरीके से पास्ट में नहीं गया। यहाँ पर अगर केम रहता, कम का सेकंड फॉर्म केम, तो मैं मानता कि पास्ट है। मैं ये भी मान सकता हूं कि देखो कम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी कम ही होता है, लेकिन डायरेक्ट थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आता है, V2 आ सकता है। ये आपने पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगला ऑप्शन है द डिक्लेरेशन विच केम, देखो ये सही है, केम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस, लेकिन यहाँ आर आ गया। आर तो प्रेजेंट टेंस का वर्ड है या फिर प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ अगर वर होता तो सही होता। इसमें देखो डिक्लेरेशन केम आउट, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर भी पास्ट है, यानी कि ये सही है। ये तो विल हो गया तो फ्यूचर ही हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट वाज नॉट वियरिंग अ हेलमेट द पुलिस सेड। अच्छा, एक पहले मैं आपको बताता हूँ रूल, आपने पढ़ा होगा। पास्ट टेंस की एक खासियत है कि किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर पास्ट लिखा गया है तो आगे उसके जितने भी पार्ट बनेंगे वो पास्ट में ही रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक सेंटेंस 2 पार्ट में लिखा गया है या एक ही सेंटेंस का एक और पार्ट कंप्लीमेंट पार्ट आगे लिखा हुआ है तो वो भी पास्ट में ही जाएगा अगर स्टार्टिंग वाला पास्ट में हो। तो यहाँ पर मेट है और यहाँ पर वॉज है, तो इस हिसाब से ये तो सही चल रहा है। अभी यहाँ पर कह रहा है द राइडर हु मेट विद अ एक्सीडेंट, ए तो होगा नहीं, होता एन, एक्सीडेंट के पहले तो एन आएगा, तो ये तो गलत हो गया। द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट वाज नॉट वियरिंग
एन हेलमेट। देखो हेलमेट के पहले एन नहीं लग सकता है क्योंकि ये एच से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन में वो भी ववेल नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसकी बात करें तो ए राइडर कह रहा है, ए राइडर हूँ मेट विद द एक्सीडेंट वाज नॉट वियरिंग द। अब देखो इसमें पुलिस के पहले एन लगा दिया, क्या ही बेवकूफ़ी कर रहा है, ये भी गलत है। फिर तो पहला ऑप्शन ही अपना सही हो गया, जो 6 का पहला ऑप्शन है दोस्त ये सही है। 7वें पर आते हैं, ये कह रहा है कि टुडे इज 6th डे ऑफ आर वर्कशॉप, ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली इंथुजियास्टिक। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स चूंकि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, आर सही है, आर सही है, आर सही है, आर है ही सभी जगह, तो आर सही ही है। तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स के बाद वाला सेंटेंस तो सब में सही है, बच गया। इधर का देखते हैं, टुडे इज 6th डे, टुडे इज अ 6th डे, टुडे इज द 6th डे और टुडे इज 6th डे। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो अच्छा, टुडे इज 6th डे ऑफ आवर वर्कशॉप, ये तो सेम ही मिल रहा है भाई। अच्छा ऑल पार्टिसिपेंट्स इसमें है, इसमें ऑल द पार्टिसिपेंट्स होगा। देखो सबसे पहली चीज आपने एक चीज ये पढ़ लीजिए कि जब भी ऑर्डिनल नंबर्स लिखे हो, ऑर्डिनल नंबर का मतलब जैसे हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर है। कार्डिनल होता है आपका 1 2 3 4 जो लिखते हैं, तो इनके पहले हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं नहीं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये पहला चैप्टर है तो आप बोलोगे दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। या फिर ये वही लड़की है जो मेरे सपनों में आई थी, तो आप ऐसे ही बोलोगे दिस इज द गर्ल, ऐसा नहीं कि दिस इज गर्ल या दिस इज अ गर्ल, दिस इज द गर्ल हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर यही बात है कि जिसमें द आया है वो सही है। टुडे इज द 6th डे ऑफ आवर वर्कशॉप, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है 7th का वो सही है, ये चीज आपको याद रखना है। 8th की बात करें, ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप का आया नहीं है लेकिन मेंस में आने की चांसेज हैं, तो आप जरूर से देख लीजिए और समझ लीजिए। यहां पर कह रहा है कि गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड एक्साइज। एंड गेट देखो स्पेलिंग दोनों जो है ये होमोफोन्स लग रहा है, यहां पर गेट लिखा है, ये भी गेट ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन स्पेलिंग चेंज है। गेट मीन्स अ पर्सन्स मैनर ऑफ टॉकिंग, यानी कि चलने का तरीका। ये चीज सही है अगर आपको पता हो वर्ड, तो इस गेट का मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग या फिर वे ऑफ टॉकिंग, सॉरी वॉकिंग नहीं टॉकिंग, यानी कि चलने या फिर टहलने का तरीका, ठीक है। टहलने का तरीका कैसा है उसका, या फिर टहलने का ढंग कैसा है, ये जल्दी जल्दी टहल रहा है, धीरे धीरे टहल रहा है, गीत सुनते हुए टहल रहा है, या फिर रील्स बनाते हुए टहल रहा है, डांस करते हुए टहल रहा है, तो वो टहलने का अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो ये गेट का मीनिंग तो सही है। ये जो GATE वाला गेट है ये आपको पता होगा, ये गेट तो हो गया दरवाजा, जो लोहे की गेट होती है, ठीक है, घरों में जो सबसे बाहर वाला लोहे की गेट लगता है उसको हम गेट बोलते हैं, तो ये तो डोर हो गया ना। हालांकि यहाँ पर हमें मीनिंग से मतलब नहीं है, हमें बस सेंटेंस देखना है कि आ, देखो जहां पर लिखा है सेंटेंस से मतलब नहीं है, यहां पर देखो आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट डिफाइंस द होमोनेम्स गेट एंड गेट, ठीक है। यानी कि ये जो होमोनेम्स हैं इनमें सही डिफरेंस या फिर इन दोनों को सही डिफाइन कौन सा कर पा रहा है, तो पहले इनका मीनिंग पता हो तभी तो डिफाइन देखेंगे कि हम कौन सा सेंटेंस डिफाइन कर रहा है। अब इसमें दरवाजे के बारे में चर्चा ही नहीं है तो ये तो गलत हो गया। गेट मीन्स अ हिंज्ड बैरियर, ये सही हो सकता है। हिंज्ड बैरियर का मतलब क्या हुआ, हिंज्ड यानी कि जिसमें कुंडी लगी हो, कुंडी आप देखते हैं ना जिसको कब्जा ऐसे जो ऐसे रहता है इस तरीके से, जिसको हम पकड़ के इसको बंद करते हैं इधर या फिर इधर खिसकाते हैं, ठीक है, तो वो हिंज्ड उसका मतलब हुआ, उसको हिंज बोलेंगे। बैरियर यानी कि रुकावट या फिर रोकने के लिए जो हम गेट लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यूज टू क्लोज एन ओपनिंग इन वॉल और फेंस, एंड गेट मीन्स अ क्लॉथ। अब देखो यहाँ पर इस गेट का मीनिंग गलत लिख दिया, गेट मीन्स क्लॉथ और समथिंग बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर सही बोला था कि ये जो गेट है ये वाला, ये गेट का मतलब क्या हुआ, हिंज्ड बैरियर, जिसका यूज हम करते हैं ओपनिंग वाल को के पास, यानी कि मान लो इधर से आपका दीवार है, इधर से दीवार है और ये बीच में जो ओपनिंग रह जाता है, यहाँ पर जो हम गेट लगाते हैं वही ये बात कर रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में गेट मीन्स टू अचीव और रिसीव कर रहा है, यानी कि प्राप्त करना, तो किसी चीज को पाना प्राप्त करना उसको हम GET गेट बोलते हैं, ना कि GATE, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन इकलौता बचा, अब इसको सही मानना हमारी मजबूरी भी है और यही सही है भी, बाकी आप पढ़ के देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस।
अच्छा, द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर। वाह, वेरी गुड। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल। देखो, चूंकि यहां पर हॉस्पिटल को चेंज किया जा रहा है, इसका मतलब पहले से किसी हॉस्पिटल में थी वो, तो हॉस्पिटल तो फिक्स चीज हो गया यहां पर। तो चूंकि ये फिक्स हो गया यानी कि ये डेफिनेट हो गया, तो द ही सही है, पहली बात यहां पर समझिएगा। द सही है, अगर ये भी आप समझ गए तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये तो ऐसे भी गलत है क्योंकि एन हॉस्पिटल होता नहीं है। ठीक है, बाकी इसको अगर पूरा पढ़ोगे अ डिसीजन होगा नहीं, फिर द डिसीजन होगा। ठीक है, तो पहला ऐसे भी आप लगा सकते हो। अब इस दोनों में कोई कंपेरिजन ही नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे एन लाइफ है, और लाइफ के पहले एन कैसे आएगा बताओ। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जिसको ग्रामर पता है थोड़ा बहुत भी, उसके लिए ये आसान है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं बस तरीका बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में कि कैसे आपको सॉल्व करना है। पूरा ग्रामर नहीं भी पता हो तो भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसमें इजिली कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर पाओगे। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन मेंस में आने के चांसेस बन रहे हैं बिल्कुल। द वॉरियर वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक द लायन हाइडिंग इन द केव। वॉरियर जो है वो राइट टाइम का वेट कर रहा था अटैक करने के लिए। अब बताओ, पहले मैं बात करूं राइट टाइम की। राइट टाइम क्या ये एक फिक्स टाइम होगा, डेफिनेट टाइम होगा? राइट टाइम तो फिक्स ही टाइम होता है। ठीक है, तो चूंकि ये फिक्स टाइम होता है यानी कि ये डेफिनेट हो गया, तो आर्टिकल भी डेफिनेट होगा, द होगा, ना कि ए होगा। तो ए वाला तो ऐसे भी गलत है और एन होगा ही नहीं इसके पहले। तो ये पहला ऑप्शन अपना सही है। बाकी इसको पढ़ के और दूसरे जगह से भी आप चाहो तो इसमें गलतियां ढूंढ सकते हो। जैसे इसमें एन लायन है तो ये इस यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे एन वॉरियर है, ये भी गलत हो गया क्योंकि वॉरियर के पहले एन नहीं लगेगा। इसमें राइट के पहले एन है तो ये भी गलत हो गया। तो आप केवल आर्टिकल के तर्ज पर भी इसको गलत ठहरा सकते थे, अदरवाइज तो आप पूरा पूरा पढ़ोगे तो इतनी गलतियां मिल जाएंगी आप। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लूं, देखिए इसमें कह रहा है कि एज अ नेशन इंडिया इज ए यूनाइटेड कंट्री एंड सेल ऑलवेज रिमेन सो। अगला है एज ए नेशन। देखो, एज ए नेशन तो होगा नहीं, या तो एज अ नेशन बोलो या एज द नेशन बोलो। अब ए और दे में कंफ्यूजन है तो वो मैं आगे बताता हूँ, पहले पढ़ लें आगे। एज द नेशन इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री। देखो यहाँ से ये सब चीज सेम ही है। एज अ नेशन इंडिया इज एन यूनाइटेड तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड जो है इसका जो उच्चारण है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के पहले ए होता है ना कि एन होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब इस दोनों में हम बात करें सही कौन है, तो एज द नेशन और एज अ नेशन। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि जो नेशन वर्ड है यहाँ पर नेशन, तो एज अ नेशन यानी कि बाकी नेशन से ये कंपेयर कर रहा है। जैसे मान लो मुझे, मैं एक टीचर हूं और बाकी टीचर से कंपेयर करना हो तो मैं बोलूंगा एज अ टीचर, मैं नहीं बोलूंगा कि एज द टीचर। ठीक है, मैं बोलूंगा एज अ टीचर यानी कि मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूं। जैसे एज एन एक्टर, कोई एक्टर बोलेगा तो बोलेगा एज एन एक्टर। ठीक है, या फिर कोई प्लेयर बोलेगा तो बोलेगा कि एज अ प्लेयर। ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई टीम और समथिंग, कुछ भी बोल सकता है वो, लेकिन एज अ बोलेगा। ठीक है, एज द नहीं, क्योंकि ये एक इनडेफिनिट वर्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एज अ को सही मानेंगे। ठीक है, तो इस दोनों में ये गलत हो गया, ये सही हो गया। बाकी किसी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगला जो अपने पास क्वेश्चन है, इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुसान विद अ लॉट ऑफ परचेजेज एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि इट वॉज अ हेक्टिक डे, ठीक है, फॉर सुसान विद द लॉट ऑफ परचेज एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स। सबसे पहले कि द लॉट ऑफ तो होगा नहीं, अगर हो भी गया तो लॉट ऑफ एक प्लुरल वर्ड है तो यहाँ पर आगे प्लुरल आना चाहिए, ये परचेज गलत है। इसमें भी देखो लॉट ऑफ जो है वो प्लुरल है तो यहाँ पर परचेज होना चाहिए, यहाँ भी परचेजेज होना चाहिए। यानी कि ये जैसे लिखा है देखो, अ लॉट ऑफ परचेजेज, तो चूंकि अ लॉट ऑफ प्लुरल वर्ड है तो इसके बाद प्लुरल वर्ड या फिर प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन जो भी आया है वो प्लुरल फॉर्म में आना चाहिए, तो ये प्लुरल फॉर्म में है, तो ये चीज तो सही है। लेकिन इन सभी में गलतियां हैं। एक तो यहाँ कपल के पहले एन लगा दिया, ये गलती है। ठीक है, बाकी इसमें देखो लॉट के बाद आपका सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है या फिर सिंगुलर नाउन यूज हुआ है या प्रोनाउन जो भी आप कह लो वो गलत है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी अ लॉट ऑफ के बाद सिंगुलर है तो ये भी गलत है। बात है कि नहीं? हम आगे बढ़ते हैं। अब सही कौन सा था?
अगर नहीं समझ आया आपको तो मैं बता देता हूं कि सही जो था इसमें वो पहला ऑप्शन था। ठीक है, अब आखिरी पर आते हैं। टोटल 13 क्वेश्चन ही है। इसमें देखो अब फिर से पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए बोला है। जो सेंटेंस दिया है, द मेथड्स अरुणिमा अडॉप्ट्स फॉर टेमिंग द डॉग्स क्रिएट ऑ एंड वंडर अमॉन्ग देम। अब देखो सबसे पहले मैं ढूंढता हूं कि कौन पूरी तरीके से पास्ट में है। पहले ऑप्शन की बात करें, एडॉप्टेड पास्ट है फॉर द, और क्रिएट, देखो क्रिएट जो है ये तो प्रेजेंट हो गया, गलत हो गया, क्रिएटेड होना चाहिए था। मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर स्टार्टिंग में पास्ट है तो लास्ट में भी पास्ट ही आएगा, और उस हिसाब से ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो एडॉप्टेड पास्ट है, क्रिएटेड भी पास्ट है, यानी कि ये सही जा सकता है। ये देखो एडॉप्ट्स, यही आपका पास्ट नहीं हुआ, एडॉप्ट्स ये भी पास्ट नहीं हुआ, तो ये दोनों ही गलत हो गया। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो अपना सही है। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बता देना। देखो हो सकता है मैथ्स जितना आपको इंटरेस्ट इसमें ना हो, लेकिन अगर आप वीडियो देखने लगोगे तो आपका जरूर इंटरेस्ट बनेगा। बाकी फिर कहीं अगर मुझसे बाई चांस गलती हो गया हो, कोई मिस्टेक हो गया हो, तो आप जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कहीं भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश के लिए आप नेक्स्ट टॉपिक मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो लाने के लिए। फिर मिलते हैं। मैं अच्छा देखो बहुत लोग अब ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैथ्स चैप्टर वाइज क्यों नहीं आ रही है दोस्तों। तो 2 से 3 दिनों के बाद मैथ्स चैप्टर वाइज आने लगेगी, जब तक कि पीडीएफ रेडी नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप इस वीडियो को भी और इंग्लिश के लिए भी मुझे और मोटिवेट करोगे। मोटिवेशन कैसे आएगी, जब आप कमेंट्स करोगे इसके रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग, इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो ही मोटिवेशन आएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश की भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू।